हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 की पोएम शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी बाई पी रैफी के बारे में बताएंगे। मुख्य सार: द गोल्ड वॉच कहानी में लेखक ने कारखाने में काम करने वाले शंकु नाम के एक निर्धन मजदूर की मजबूरी तथा मानसिक दशा का वर्णन किया है। शंकु एक चोर नहीं था, लेकिन निर्धनता तथा कर्ज ने उसे इंजीनियर की घड़ी चुराने के लिए विवश कर दिया, किंतु उसकी नैतिक चेतना ने उसे बल प्रदान किया और उसने वह चुराई हुई घड़ी वापस इंजीनियर की मेज पर रख दी। कहानी का हिंदी अनुवाद: पिछले अनेक रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा, किंतु इससे कोई काम नहीं बना। वह जितना ज़्यादा सोचता था, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ी हुई मालूम होती थी। उसने उस अंधकार में अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी फटी चटाई पर लेट गया, तो भी उसे सब कुछ इस तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था मानो वह दिन की रोशनी में सब कुछ देख रहा हो। सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, जब हर एक आदमी दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता है। कांच की खिड़की केवल थोड़ी भिड़ी हुई होती है। अंदर रखी हुई टेबल के किनारे पर कुछ मोटी किताबें रखी हुई थीं। दूसरे किनारे पर एक कलम, स्याही की एक बोतल तथा ऐसी ही कुछ चीज़ें रखी हुई थीं, और इनके बीच में एक हिसाब किताब के ऊपर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। खिड़की को खोलिए और अपना हाथ करीब 1 फुट अंदर बढ़ाइए और आप उस घड़ी को उठा सकते हैं। हर एक व्यक्ति दोपहर का खाना खाने बाहर चला गया है। किसी को जरा भी मालूम नहीं होगा। पिछले अनेक दिनों में लगातार की गई अपनी कोशिशें, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। उसे उस समय वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया था, तो भी वह डर रहा था और काँप रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। यही कारण था कि वह घड़ी उठा लेने में हर बार रुक जाता था और अधिक देर तक टालमटोल करने से काम चलने वाला नहीं था। यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहता तो कुछ भी कर सकने लायक नहीं रहता। शायद वह मूर्खतावश अपने मन की इच्छा को जोर से कह भी सकता था। इसलिए उसे अगले दिन उस वस्तु को जरूर ले लेना होगा। मानो वह उस वस्तु को नहीं लेता है, तब शंकु के विचार उसके अपने जीवन की पीड़ादायिनी समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। अगला दिन महीने का तीसरा दिन था। अगले 3 दिनों में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये मिलेगा। एक दुकान से खरीदी हुई चीज़ों के बदले उसको दुकानदार को 4.5 रुपये देने थे। तब उसके पास 8.5 रुपये बचे रहेंगे। पिछले महीने उसकी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए वह घर गया था। तब उसने फंड में से दो 10 रुपये लिए थे। जो 10 रुपये लिए थे, उनमें से उसने अभी केवल 5 रुपये चुकाए थे। उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति ब्याज की सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य दे देने चाहिए। चाय की दुकान पर चाय वाले के पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के 3 रुपयों से ज़्यादा और देने थे। चावल, बीड़ी आदि चीज़ों के उसे अली के 6 रुपये देने थे। मकान का किराया 3 रुपये प्रति माह था। इन रकमों के अलावा उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे यह याद दिलाई थी कि 1 रुपया मछली वाली को दिया जाना था। शंकु ने मन ही मन उस सारी धनराशि का जोड़ लगाया जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। उसकी और दूसरी आवश्यकताएं भी थीं। उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। यह उधार उस रकम में से था जो उसने शंकु की पत्नी ने धीरे धीरे इधर उधर से बचाकर जमा की थी, ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जंजीर बन सके। उसने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि अपने इस महीने के वेतन में से उसे कमर की जंजीर अवश्य खरीद देगा। शंकु का दिल अनियंत्रित रूप से तेज होकर धड़कने लगा। अपने दिल की धड़कनों के बीच में उसे
सुनाई पड़ने लगा चाय वाले चुन्नी का तीखा स्वर। अली की खोखली हंसी और बेहूदी गालियां और फंड के इंचार्ज लोनप्पन की क्रोधित बातचीत, उसे लगा जैसे कि ये सब लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह घेर रहे हैं। कितना भयंकर दृश्य था। इस सब को असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और उसने सोचा, कल उसको घड़ी को उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्या उससे कम 20 रुपये ही नहीं मिल जाएंगे? 15 तक के काम से चल जाएगा। 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये, इससे 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। अपना कर्ज उतारने और शांतिपूर्वक रहने योग्य हो जाएगा। एक ऋणमुक्त जीवन। आराम की भावना के साथ वह नींद में डूब गया। सुबह हो गई। क्या तुम अभी तक सोए पड़े हो? हल्के से शंकु का कंधा हिलाते हुए उसकी पत्नी ने कहा। सूर्य निकले बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी तरफ रेंगता आ रहा था और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? अरे हाँ, उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। सुबह के सूर्य की सुनहरी किरण जो पूर्व की दिशा की ओर आने वाले बांस के हरे भरे झुरमुट को भेद रही थी तथा ताड़ के पत्तों वाले पुराने छप्पर को चमका रही थी, वो देखते हुए जल्दी जल्दी आंगन में उतर गया। सदैव की भांति हाथ मुँह धोए काम पर जाने वाले अपने कपड़े पहने और अपनी फैक्ट्री के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, बच्चे के लिए कोई मलहम अवश्य खरीद लाना। कहते हुए उस पत्नी ने उसकी शंकु की ओर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की हर एक पकती हुई फुंसी उस शंकु की तरफ भयानक तरह से घूर रही है। एक पल खामोशी में गुजर गया। किस तरह का मलहम? शंकु ने एक मूर्ख आदमी की तरह से पूछा। फुंसियों वाला मलहम, पत्नी कहती गई। तुम्हारा तात्पर्य यह है कि तुमने बच्चे के पूरे शरीर की फुंसियाँ नहीं देखी हैं? ओ हाँ। कितने पैसे वाली मलहम? कम से कम 13 पैसे वाली। कम से कम 3 दिन तो हमें बच्चे के शरीर पर यही लगानी ही होगी। वह सिर झुकाकर चलने लगा। अजी, सुनते हो? उसने कोमल स्वर से पुकारा। शंकु ने पीछे घूमकर देखा। उसने मधुरता से कहा, शाम को जब वापस आओ तो 2 पके केले लेते आना। बच्चा रात को रोने लगता है और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचती हुई वह वहां खड़ी रही। तब शंकु ने देखा कि उसका पेट आगे को बढ़ा हुआ था। क्या एक और वजन जिम्मेदारी चला आ रहा है? शंकु सन्नाटे में आ गया। उसने अपने आप को कोसा और एक गहरी सांस लेकर उस फैक्ट्री की ओर फिर से चलने लगा। सुनो, भूलना मत, पत्नी ने उसे याद दिलाई। शंकु ने हाँ में सिर हिलाया और चलता गया। 1 बजे मध्याकाश की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति घरों, होटलों या चाय की दुकानों की ओर दोपहर के भोजन के लिए दौड़ा। अकेला शंकु ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी नहीं गया। कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह खड़ा रहा। उसके दिल पर घटाएं छाई हुई थीं और वह उसका दिल अधीरता से फटा पड़ा रहा था। कुछ पल बीत गए। छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। सदैव की तरह उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु के हृदय में आराम के साथ ठंडक पड़ी। कुछ और पल गुजर गए। शंकु ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह दफ्तर की ओर चला। कांच की खिड़की सदैव की तरह थोड़ी सी बंद थी। सोने की घड़ी मेज पर थी। वह कैसी चमक रही थी। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और नींद के उपरांत 4 बजे तक ही लौटेगा। एक अच्छा अवसर था। चारों ओर कोई नहीं था। 1, 2, 3, 6 या 7 मिनट बीत गए। अचानक शंकु ने सोचा, मानो कोई उसे देख लेता है तो। डर ने उसे आगे धकेल दिया। वह कुछ कदम और चला। उसने चारों ओर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। भारी आवश्यकता से मजबूर होकर वह कमरे की ओर चला।
एक बार फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसका शरीर सिहर उठा, उसका दिल धड़कने लगा। 1 सेकंड बीता, उसने हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। घबराई हुई आंखों से उसने शीघ्रता से जांच पड़ताल की, कोई भी वहां नहीं था। कांपते हुए उसने घड़ी अपने पाजामे की जेब में रख ली। उसने अपनी सांस रोकी और जल्दी जल्दी में आगे चला गया। करीब 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा, तब उसने किसी को पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी चलते देखा। स्पष्ट था कि वह व्यक्ति टाइम कीपर के कार्यालय को जा रहा था। उसने अवश्य सब कुछ देख लिया होगा। शायद वह आदमी फाटक पर पहरेदार को खबर करने जल्दी जल्दी जा रहा था। हे परमेश्वर, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है? शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। सोने की घड़ी उसकी जेब को एक जलते हुए अंगारे की तरह जलाती हुई प्रतीत हुई। वह घड़ी उसकी नसों में चिंगारी जला रही थी। सारी दुनिया लंबी लंबी लपटों में जलती हुई उसके चारों तरफ लट्टू की तरह घूमती मालूम पड़ रही थी। रेत के हर कण से ज्वालाएं उठ रही थीं। ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। हर चीज जल रही थी। भाई शंकु, तुम यहाँ पर खम्भे की तरह से क्यों खड़े हो? शंकु चौंक कर घूमा तो देखा कि पास ही माधवन खड़ा हुआ था। शंकु हकला कर बोला, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही बिना काम के। चलो झूठे कहीं के, माधवन ने हंसकर कहा और अपने काम पर चला गया। उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य कर दी होगी। मेरे ईश्वर, शायद हर आदमी ने इसे जान लिया होगा। फैक्ट्री के पूरे 800 कर्मचारी शोरगुल के साथ उसे घेर लेंगे। वे उसकी तरफ घृणा की नज़र से ताकेंगे। वे उस पर चिढ़ाने वाली आवाज़ें कसेंगे, चोर चोर। फिर वह गोरे अफसर के सामने ले जाया जाएगा और उस पर बेहद डांट फटकार पड़ेगी। कितनी कठोरता से वह गोरा आदमी उसे ढूंढेगा। शंकु को अवश्य नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वह तो एक पुराना छाता ले जाने के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। एक ठंडा भय शंकु के दिल में समा गया और उसका दिल इसके कमजोर ख्यालों में टूटने लगा। टाइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश पर चौकीदार प्रतीक्षा कर रहा होगा। चौकीदार उसे शंकु को पकड़ लेगा। नहीं, उस राह में खतरा है। वह शंकु उसे घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देगा। एक जलता हुआ अंगारा जैसे उसे जला रहा था। परंतु फिर दोबारा सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, ओह नहीं। परंतु उसने अपने मन में अंतिम फैसला कर लिया। वह कार्यालय के कमरे के पास था। अभी खिड़की भी अधखुली थी। शंकु ने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से जल्दी से सोने की घड़ी निकाली। उसका हाथ पेड़ के पत्ते के समान कांप रहा था। उसको एकाएक अपने घर का और अपने पर चढ़े हुए बिना चुकाए कर्ज का ध्यान आया। क्या किया जाना था? क्या हो सकता था? शंकु को लगा मानो उसका दम घुट रहा था। उसके पीछे किसी की पदचाप थी। कोई वापस आ रहा था। उसने घड़ी मेज पर रख दी और तेजी से चल दिया। थैंक्स।